नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपका आगे तक साथ नहीं पाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक मान लीजिए आप यहाँ से सबसे पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। उसका एक टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। ये टॉपिक एज सच एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि होमोलोगस सीरीज है क्या। हालांकि होमोलोगस सीरीज का जिक्र हम पुराने लेक्चर्स में कर चुके हैं, लेकिन किताब में क्योंकि इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे थे तो मैंने इसका सेपरेट एक लेक्चर बनाया है, आप सुन लीजिए। होमोलोगस सीरीज आप जानते हैं कि एल्केन्स आप पढ़कर आए हैं, ठीक है। एल्कीन्स आपने पढ़ा है, एल्काइंस आपने पढ़ा है। ये तीनों के तीनों कैटेगराइज होते हैं होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट पैटर्न में। होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन का हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता था। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते थे, ठीक है। आप ये पढ़कर आ चुके हैं। जहां एल्कीन की बात करते हैं, ये फॉर्मूला है इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, इसमें डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइंस का फॉर्मूला है CnH2n-2, और इनमें इन हाइड्रोकार्बन्स में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है आप पढ़कर आए हैं ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, एंड सो ऑन। इसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये जानते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज जिससे संबंधित पूरा चैप्टर है वो आखिर क्या है। देखिए, अब अगर मान लीजिए आप किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, जैसे CH4 मीथेन, या इथेन की बात कर लीजिए, या प्रोपेन की बात कर लीजिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन की आप बात कर लीजिए। जब हम इनको इस तरीके से एक सीरीज में अरेंज करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टीज हैं। तीनों हाइड्रोकार्बन्स के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, लेकिन इनकी जो होमोलोगस सीरीज आप लिखते हैं, ठीक है, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में कमाल का सिमिलैरिटी है। जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि भले ही दुनिया में कितने भी अल्केन्स हो जाए, उनका जनरल फॉर्मूला हमेशा CnH2n+2 रहेगा। सिमिलरली एल्कीन कितने भी हो वो इसी फॉर्मूले से जाने जाएंगे, CnH2n+2, और एल्काइन CnH2n-2 फॉर्मूले से ही जाने जाएंगे। यानी कि सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला, वो एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, सिमिलर जनरल फॉर्मूला होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा बहुत ही प्यारा एक मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगा, ये जादूगर किस्म का एक टॉपिक लगा एक पॉइंट लगा मुझे कि दो जो हाइड्रोकार्बन होंगे आपके, उनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन का अंतर CH2 का होगा। यानी पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो, और उसके बाद जो सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन है, यानी उसके बाद आने वाला जो हाइड्रोकार्बन है, इन दोनों में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ C1 था, यहाँ C2 हो गया, ऑफ कोर्स एक कार्बन का फर्क हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ 6 हो गए, ऑफ कोर्स 2 हाइड्रोजन का फर्क हो गया। एल्कीन की हम बात करते हैं, पहला हो गया हमारा CH2 और दूसरा हो गया हमारा C2H4। यहाँ देखिए, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन के बीच में एक कार्बन का फर्क है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 2 हाइड्रोजन का फर्क है। CnH2n की बात करते हैं, पहला तो हालांकि मिथाइन का हम कभी जिक्र नहीं करते हैं, यहाँ भी मीथेन का हम जिक्र नहीं करते हैं, बट एक जनरली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट सक्सेसिव प्रोडक्ट होगा वो होगा C2H2, ठीक है ना, यही होगा ना। फॉर्मूले में लगा के देखिए, CnH2n-2, अगर n 2 है तो C2H2⁴ यानी कि C2H2 हो गया ना, C2H2। क्योंकि मिथाइन नहीं होता है तो चलिए मिथाइन को हम रब कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसको हटा देते हैं। तो अब जो सक्सेसिव होगा वो क्या होगा, फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कीजिए, C3H4 होगा, C3H4, राइट। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन का फर्क है
और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ भी तो मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता, तो चलो कोई नहीं, इसका भी दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा C3H6। तो इन दोनों में भी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है। ठीक है ना, कितनी प्यारी बात है। तीनों हाइड्रोकार्बन्स के जो कैटेगराइजेशन है, इन सबके जनरल फॉर्मूलाज अलग हैं, लेकिन क्या करिश्मा है कि इन सब के हाइड्रोजन आगे तक भी जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे, अभी आपने तो अपने क्लास में नोनेन और डेकेन तक पढ़े हैं, फर्दर भी जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, भले वो एल्केन के हों, एल्कीन के हों या फिर एल्काइन के हों, सबके जनरल फॉर्मूला एक हो गए। ठीक है, फिर उसके अलावा हर एक जो ग्रुप होंगे, पहला हाइड्रोकार्बन और उसके बाद वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा, उन दोनों के बीच में, ठीक है, CH2 का फर्क होगा, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क होगा। ये समझ में आया आपको? चलिए इसको हटा देते हैं। ये बहुत ही प्यारा एक कॉन्सेप्ट है। कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत प्यारी है, और ये इंट्रोडक्शन है। चलिए उसके बाद आता है कि जैसे पहला हाइड्रोकार्बन और दूसरे हाइड्रोकार्बन के बीच का भी हमने फर्क पढ़ा कि कोई भी ले लीजिए आप इन तीनों में से ग्रुप, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होगा। ऐसे ही इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे, अगर आप मॉलिक्यूलर मास की आप बात करते हैं, तो पहला जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा और जो दूसरा हाइड्रोकार्बन होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दीजिए। हमेशा 14 एटॉमिक मास यूनिट का ही फर्क आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ होल्ड करते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार एटॉमिक मास होता क्या है। आप पढ़कर आए हैं कि कोई भी एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके बाद अलग अलग शेल्स होते हैं जिनको आप ऑर्बिट्स कहते हैं। उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप ये पढ़कर आए हैं। आप ये भी पढ़कर आए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब सबका वजन आप कर देते हो, यानी प्रोटॉन भी गिन लीजिए, इलेक्ट्रॉन भी गिन लीजिए, न्यूट्रॉन भी गिन लीजिए, सबका जो वजन होता है वही मॉलिक्यूलर मास कहलाया जाता है। इसको आप एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या उसके आइसोटोप बन जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास में फर्क आ जाता है, एटॉमिक मास में फर्क आ जाता है। केमिकल रिएक्शंस के केस में भी इसमें फर्क आ जाता है, वहां पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे अभी। तो मॉलिक्यूलर मास आप समझ गए। एटम का जो टोटल मास होता है वो हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाया जाता है। ऑल्सो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़कर आ चुके हैं कि अगर 2 एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाए जाते हैं। सेम होंगे तो सेम मॉलिक्यूल्स कहलाए जाएंगे, और डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट एटम के मॉलिक्यूल्स कहलाए जाएंगे। यानी अगर CH4 जुड़ता है तो ऑफ कोर्स इसमें 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूल बन गया एक बड़ा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब 4 कार्बन जुड़ जाएंगे, 1 कार्बन जुड़ेगा और 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो ये जो पूरा एक प्रोडक्ट हो गया। कैलकुलेट करके देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, तो ये हो गया CH4, यानी C कार्बन एक ही है और 4 हाइड्रोजन है, तो यानी 12 + 4 16 एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है ना वो AMU होता है। आप इसको कैपिटल AMU के तौर पर भी किताबों में देखेंगे, स्मॉल AMU के तौर पर भी देखेंगे, लेकिन अब आपको किताबों में सिर्फ U नजर आता है, U। तो ये भी एटॉमिक मास यूनिट ही है। एटॉमिक मास यूनिट को अब हम यूनिफाइड एटॉमिक मास कहते हैं और U से उसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका 16U। मैं इस समय यूनिट नहीं लगाना चाहूंगी, इस समय मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए यूनिट नहीं लगा रही है, लेकिन आपको यूनिट लगाना ही होता है। और 9th स्टैंडर्ड में तो यूनिट ना लगाने के नंबर भी कट जाएंगे, क्योंकि आप इनिशियली लेवल पे सीख रहे होते हैं। चलिए इसका मॉलिक्यूलर मास काउंट करते हैं। 2 कार्बन है, 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 × 2 प्लस 6 कार्बन है तो ऑफकोर्स 6, तो कितना हो गया 12 × 24 + 6, चलो 30 हो गया ना। तो 30 में से आप 16 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, 14 हो गया ना। इसका मतलब इसके बाद जब आप इसके बाद भी लिखेंगे ना, चलिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है C3H8। C3H8 का क्या मतलब हुआ? कार्बन आपके पास 3 है, यानी 1 कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 × 3 12 × 3 = 36 36,
और हाइड्रोजन कितने हैं 8, यानी 36 में 8 जोड़ दो तो 8 और 6 कितना हुआ 8, 9 10 11 12 13 14 और एक इधर 44 हुआ ना 44, ठीक कर रही हूँ ना मैं। तो 44 में से किसको माइनस करेंगे, इसके एटॉमिक मास को, इसके मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा C2H6 है ना, तो C2 2 का मतलब 12 इंटू 2 प्लस 6 हम अभी करके ही आए हैं, ठीक है। 12 टू द 24 प्लस 6 30 निकाल दीजिए, 4 और 1 ये हो गया ना चौथा। यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, पहला हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन एक हाइड्रोजन का फर्क है। और अगर आप उनके मॉलिक्यूलर मासेस को देखेंगे तो जो सक्सेसिव आपका हाइड्रोकार्बन है उससे पुराने वाले हाइड्रोकार्बन के एटॉमिक मास को या फिर मॉलिक्यूलर मास को आप माइनस करेंगे तो 14 यू ही आएगा, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये तो आपने एल्केन का केस बताया, तो आप एल्कीन के केस में भी ऐसे करके देख लीजिए। चलिए एक केस ले लेते हैं C2H2 और दूसरा C3H4, यही होगा ना फॉर्मूला। तो C2 है कार्बन, एक एटॉमिक मास होता है 12, तो ये हो गया 12 टू द 24, सीधे कैलकुलेशन करते हैं 24 प्लस 2 यानी 28 हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। इसकी बात करते हैं 12 3 द 36 प्लस 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 4 हो गए यहाँ पे, 36 प्लस 4 40, ठीक है। चलो 40 में से 28 को हम माइनस कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो कर रहे हैं हम। 12 तो 24 26 होते हैं ये, आप लोग टोक दिया कीजिए, ठीक है ना। 2 कार्बन थे ना, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 2 का कितना हुआ 24 और हाइड्रोजन तो 2 है ना, तो 2 लगाना चाहिए था मुझे पहले ही, तो ये हो गया 26, यानी 28 नहीं है 26। चलो माइनस करो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, हो गया ना 14। इसके बाद के भी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब इसके बाद आप लिखोगे C4, कितना लिखेंगे C4H6 है ना, तो इसके मॉलिक्यूलर मास में से जब इसका मॉलिक्यूलर मास आप माइनस करेंगे 14 ही आएगा। चलिए आपने कहा कि मैम एल्कीन और एल्केन का आपने दिखा दिया, एक एग्जाम्पल एल्काइन का भी ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं C2H2, ठीक है, और इसके बाद होगा C3H6 है ना, C3H6 होगा ना। चलिए कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, यहाँ 2 कार्बन है, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24 प्लस 2 हाइड्रोजन 24 26 हो गया। यहाँ कार्बन के 3 एटम्स हैं तो 3 इंटू 12 36, 12 3 का 36 ना, प्लस 6 कितना हो गया 42 हो गया ना। चलिए 42 में से 26 को माइनस कर लीजिए, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया, कुछ तो गड़बड़ हम फिर से कर रहे हैं। 12 3 36, 37 38 39 40 41 42, 12 1 12, 12 2 24, 25 26। ओके एक बार 2 3 4, हाँ जी, ये जो गलती मैं कर रही हूँ ना आप मत कीजिएगा, ये होगा C3H4। गलती करने में कोई बुराई नहीं है, आप हो या मैं हूँ उसको सुधार लेना चाहिए। जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है ना, तो C अगर 3 है 2 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि C3H6-2 यानी कि C3H4 ही तो आएगा ना। तो चलिए फिर से आते हैं, 12 3 36 प्लस 4 40। अब 40 में से 26 को माइनस कर लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, हो गया ना 14, ठीक है ना। चलिए तो इस तरीके से जब कभी आपका भी कैलकुलेशन गलत हो जाए ना तो आप समझ जाइए कि आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत लिखा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है ना, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट करने से पहले पहला पॉइंट हमारा क्या था कि जनरल फॉर्मूला एक रहता है, दूसरा पॉइंट क्या था जो पहला और उसके बाद वाला जो कंपाउंड होगा हाइड्रोकार्बन उनके बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क होगा, वेरी गुड। तीसरा क्या कॉन्सेप्ट था, तीसरा कॉन्सेप्ट था कि मॉलिक्यूलर मासेस अगर आप 2 एडजेसेंट हाइड्रोकार्बन्स के देखेंगे जो बिल्कुल आसपास हैं और एक सीरीज में हैं तो उनके बीच का डिफरेंस एटॉमिक मास का आएगा 14U, ठीक है ना। U को पहले हम AMU कहते थे। फिर अब इससे भी बढ़िया बात यह है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स इनके अंडर आएंगे ना उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों होती है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम? क्योंकि एल्केन के अंडर आएंगे
6 CH4 C2H6 C3H8, इसको आप खोल के लिखिए। जैसे CH4 मैंने लिखा या फिर मैंने लिखा C2H6, आप देख पा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्डेड होने की वजह से जितनी भी यहाँ पर सीरीज आएगी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, यानी कि अगर इनको किसी एक को हैलोजन ने अटैक किया तो बाकी सबको भी हैलोजन अटैक करके उनके साथ जुड़ सकता है। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्डेड होते हैं, इसके केस में ये सारे डबल बॉन्डेड होते हैं, इसके केस में ये सारे ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। तो क्योंकि सारे ही ट्रिपल बॉन्डेड हैं तो सबकी प्रॉपर्टीज ठीक वैसी होगी जैसे पहले एलिमेंट की होगी। ठीक है ना, मीथीन और मिथाइल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, राइट। चलिए, अब इसके बाद इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होती है। कितनी प्यारी तरीके की होमोलोगस सीरीज है ना, कितना जादू भरा हुआ है इसमें। इन तीनों के फॉर्मूलेज अलग हैं, ये सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, फिर भी इन सब में इतनी सिमिलैरिटीज है। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, इन तीनों का नहीं, इसके अंडर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी डेंसिटीज लगभग एक जैसी होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मान लीजिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, पर क्योंकि इसका फॉर्मूला तो मान लीजिए हो गया CH4, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला आप रखेंगे, डेकेन आप रखेंगे, C10 रखेंगे, जहां पर मेरे ख्याल से H22 आएगा, काउंट करके देखें, CnH2n+2, अगर C आप 10 देते हो तो H2 इंटू 10+2 तो हो गया ना C10H22। तो क्योंकि CH4 के मुकाबले अगर आप C10H22 की बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा ना, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स इसकी डेंसिटी के मुकाबले तो ज्यादा ही होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अगर ये बॉइल कर सकता है, मेल्ट हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा होने के बावजूद, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने के बावजूद, एटॉमिक मास ज्यादा होने के बावजूद ये भी मेल्ट करेगा, ये भी बॉईल करेगा, यानी कि इनकी जो फिजिकल और प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी सेम होती हैं। सिमिलरली इन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स में भी आप इसी तरीके से चलेंगे, भले ही आप C2H2 की बात करें, C3H क्या आएगा, C3H CnH2n प्लस CnH2n है इसका फॉर्मूला, तो ऑफ कोर्स C3H6 आएगा, C3H6 आएगा। कैलकुलेट करने में कोई बुराई नहीं है, और नहीं तो सिंपल सा आपको पता है कि कार्बन का डिफरेंस 1 का होता है और हाइड्रोजन का डिफरेंस आपका 2 का होता है, तो उस हिसाब से तो ये कितना होना चाहिए, C2H2 यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों, यहाँ तो C2H4 एग्जिस्ट करेगा, C2H4 एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें बारीकी से मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ पर ये बहुत ध्यान देने की है, क्योंकि कई बार हम ऑन इन द फ्लो ऐसे ही कर जाते हैं, तो हमेशा ठहर जाइए। कितना प्यारा तरीका है, आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन देख लिया कि अरे डिफरेंस आ नहीं रहा, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो नहीं रहा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ की है, उस गड़बड़ को ठीक कर लो, फॉर्मूला है ही आपके पास, ठीक है ना, वो आपको याद होना चाहिए। तो भले ही आप इनकी बात करें, भले ही आप इनकी बात करें, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसी हिसाब से बाकी सबके ही प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ, ये जरूर है कि मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो, बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो, और जो डेंसिटीज हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन अगर सबसे ऊपर वाला कंपाउंड मेल्ट करेगा, बॉईल करेगा, तो नीचे वाला भी मेल्ट और बॉईल करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी होमोलोगस सीरीज की। ये प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज की कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाएंगी, लिखने को कभी नहीं कहा जाएगा आपसे, लेकिन आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये जो आज मैंने बीच बीच में गलतियां की ना, आप वो गलतियां नहीं करेंगे अगर आपको ये फॉर्मूलेस पता होंगे तो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझें कि अगर कोई गलती हो रही है तो यानी आपको ये बेसिक चीज अगर पता है कि एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए, या मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का ही AMU का ही फर्क होना चाहिए,
तो ये सब चीज़ें आपको किसी और फर्दर गलती करने से रोकती हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। केमिस्ट्री में कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछिए, डाउट अपने दिमाग में मत रखिए। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आपके दिमाग में आने वाला हर एक सवाल, भले ही वो आपको लगता है कि बड़ा ही सिली क्वेश्चन है, नहीं जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूछिए, आप उस सवाल को पूछेंगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। राइट, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। बाय बाय, नमस्कार।